तो हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। जैसे कि तुम्हें पता है कि हम लोगों ने अपनी गेंशिन की जर्नी में इनाजुमा आर्क को रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा नेक्स्ट बिग आर्क होने वाला था वो था द सुमेरु आर्क। लेकिन सुमेरु आर्क शुरू करने से पहले हमारे डेनस्लिप भैया बीच में आ जाते हैं और हम लोग इन्हें स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये बंदा स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम लोग एक दिन इनाजुमा से अपनी जर्नी करने के बाद लीवे आए थे कैथरीन से कुछ बात करने, जिससे हम लोग पूछते हैं कि कैथरीन, तुम्हारे पास कोई नया कमीशन है हम लोग को देने के लिए। कैथरीन कहती कि हाँ, मुझे रिसेंटली एक माइनर ने कमीशन दिया था और वो चाहता है कि तुम कैसम, जो कि एक खदान है, उसमें जाके इन्वेस्टिगेट करो। कैथरीन कहती कि अगर तुम्हें अपने कमीशन के बारे में और डिटेल जानना है तो तुम उस माइनर के पास जाके पूछ सकते हो कि आखिर में उसे क्या इन्वेस्टिगेट कराना है। और रास्ते में चलते हुए हमें कैसम का एक बहुत ही बड़ा व्यू भी मिलता है। उससे पता चलता है कि कैसम कितना ज्यादा बड़ा है। और फाइनली हमें वो माइनर भी मिल जाता है, यानी कि वो गड्ढा खोदने वाला बंदा जिसने कैथरीन को वो कमीशन सबमिट किया था। वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं एक माइनर हूँ जो कि इस खदानों के अंदर काम करता हूँ। लेकिन हम लोगों के साथ एक घटना होती है जिससे सारे माइनर्स और मैं बहुत ज्यादा परेशानी में है। और ये जो चीज हम लोगों के साथ हो रही है वो बहुत ही ज्यादा अजीब भी है और क्रीपी भी है। एक दिन हम लोग अपना काम कर रहे थे और लंच में खाना वाना खा रहे थे, लेकिन फिर हम लोग कुछ हेलीचर्स को देखते हैं जो कि लगता है कि किसी के वश में थे। और वो हेलीचर हम लोग से बिना कुछ बोले जो खदान है हम लोग की, यानी कि जो कैज़म है, उसकी गहराई के अंदर चलता चला जा रहा था। और ये चीज हम लोगों के साथ एक ही बार नहीं, ये चीज हम लोगों ने बहुत बार नोटिस की है। पाइमोन कहती क्या पता हेलीचर्स बस अंदर देखना चाहता है कि ये अंदर है क्या। वो माइनर हम लोग से कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई हेलीचर्स उस खदान के अंदर जाता है वो कभी बाहर वापस नहीं आता है। वो जब भी अंदर जाते तो मैंने उन्हें कभी भी बाहर आते हुए कभी भी नहीं देखा। और धीरे धीरे ये चीज लगातार बढ़ती जा रही किया। अब मुझे भी नहीं पता कि आखिर में ऐसा है क्या जो इन हेलीचर्स को अंदर खींच ले रहा है। वो माइनर हम लोग से कहता है कि मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप इस खदान के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करिए कि आखिर में अंदर चल क्या रहा है। तो जिसके जवाब में अपना ट्रैवलर कहता है ठीक है, मैं ये कमीशन आपसे लेता हूँ। पाइमोन हम लोग से कहते कि बिना सोचे समझे तुम्हें कोई भी कमीशन नहीं ले लेना चाहिए ट्रैवलर। तो हम कहते कि क्या पता इसमें एबिस ऑर्डर का हाथ हो। पाइमोन कहती कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या पता तुम्हारी बहन का इसमें हाथ हो। फिर क्या, जैसे ही हम लोग कैसम के अंदर जाते हैं हम लोग एक शहर को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन है, यानी कि वो उल्टी डायरेक्शन में है। और ये चीज देखने के बाद हम लोग को ये याद आता है कि कैसे हम लोगों ने मॉन्स्टैड में एक डोमेन के अंदर एक उल्टी स्टैच्यू ऑफ 7 भी देखी थी। सो क्या ये सारी चीजें एक दूसरे में कनेक्टेड हैं? और हम लोग पाइमोन से थोड़ा बहुत बात कर ही हो रहे होते, लेकिन तभी हम लोग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से हमारे डेनस्लिप भैया निकलते हैं जो कि कहते हैं अरे मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे मिलूंगा। पाइमोन कहती बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले डेन, लेकिन तुम अचानक से कैज़म में कहाँ टपक पड़े। डेन कहता अच्छा ये कैज़म है, मैं तो पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। अपना ट्रैवलर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है डेन। डेन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, पिछली बार हम लोग बहुत ही अचानक से मिले भी थे और अचानक से बिछड़ भी गए थे और अब हम लोग वापस मिल ही गए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। ट्रैवलर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेन कहता है कि मैं बहुत दिनों से एक एबिस हेराल्ड का पीछा कर रहा था, लेकिन सडनली मैं यहाँ पे टपक पड़ा। उस एबिस हेराल्ड ने एक पोर्टल खोल दिया जिसमें मैं चला गया और मैं सडनली यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। तो अपना ट्रैवलर पूछता है कि हाँ, लास्ट टाइम भी तुम एक पोर्टल के अंदर चले गए थे जब हम लोग मेरी बहन से मिले थे। डेन कहता है कि हाँ, अगर हम लोग इन पोर्टल्स की बात करें तो ये बस हम लोगों को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही नहीं पहुँचाते हैं। इन पोर्टल्स का पूरा एक इंटायर नेटवर्क है, हम लोग इन पोर्टल से कहीं भी जा सकते हैं। पाइमोन कहती कि हाँ, ये लोग बिल्कुल टेलीपोर्ट वे पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। डेन कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारी बहन के पोर्टल में गया था तो मैं स्टॉर्म टेलर के लैर में पहुंच गया था। पाइमोन कहती कि वो फील्ड टेलर की जो आंख थी उसका क्या हुआ। डेन कहता है कि वो सेफ हाथों में है। अपना ट्रैवलर कहता है कि तुम आखिर में हो कौन, हम लोगों को अच्छे से क्यों नहीं बताते हो। डेन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं खानरिया का एक सोल्जर्स था और मेरा कोड नेम था ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। और जैसे खानरिया के सारे लोगों के ऊपर गॉड्स के द्वारा श्राप लगा था, वैसे ही मुझ पे भी लगा है। मैं खानरिया के रॉयल गार्ड्स में था और मैंने अपने नेशन का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों के सामने देखा है। तो अपना ट्रैवलर पूछता है कि आखिर में तुम्हारा और मेरी बहन के बीच में क्या रिश्ता है। तो डेनस्लिप कहता है कि हम लोग ट्रैवलिंग पार्टनर्स थे, हम लोगों ने एक दर्दनाक जर्नी शुरू की थी और जानना चाहते हैं कि आखिर में ये कहाँ पे एंड होगी, लेकिन वो चीज़ हम लोग कभी पा ही नहीं पाए। डेन कहता है कि अगर तुम मुझसे और क्वेश्चन पूछने वाले हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये पोर्टल जो कि एबिस ऑर्डर का है जो कि यहाँ पे भी खुलता है, तो यानी कि एबिस ऑर्डर यहाँ पे भी हो सकते हैं और क्या पता वो लोग हमारे हर मूव को देख रहे हों। और फिर क्या, हम लोग कैज़म के अंदर अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और कैज़म एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस है, तो हाँ यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस पूरी अंधेरी जगह में एक जगह मशाल जल रही होती है, हम लोग उस तरफ जाते हैं और पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक हिलीचर्स का कैंप है। डेन कहता है कि ये जगह का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अजीब है,
और इसका इफेक्ट जो मुझ पे जो कर्स लगा है इमॉर्टैलिटी का, उस पे इफेक्ट कर रहा है। डेन कहता है कि मैं कई सौ सालों से इस कर्स से सफ़र कर रहा हूँ, इस दर्द से सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरा कर्स पे थोड़ी सी राहत मुझे फील हो रही, पता नहीं क्यों। पाइमोन कहती है अच्छा तो ये जगह उस श्राप को कमजोर कर दे रही है, लेकिन कैसे? डेन कहते हैं अब तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम लोग को फाइनली पता चलेगा कि कैसे। और मुझे नहीं लगता कि एबिस ऑर्डर के पास इतनी ताकत है कि वो लोग ये चीज़ कर पाए। फिर वो हम लोग से पूछता है कि ट्रैवलर तुम्हें पता है कि आखिर में हिलिचर्स मास्क क्यों पहनते हैं? जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं कि हम लोग को नहीं पता, ताकि वो अपने अपीयरेंस को छुपा सके और अपने रिफ्लेक्शन को किसी मिरर या पानी के रिफ्लेक्शन में ना देख पाए। पहले वो लोग भी नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन अब अपने चेहरे को उस तरह देखना हिलिचर के फॉर्म में उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तो अपना ट्रैवलर कहता है यानी कि सारे हिलिचर सही में खानरिया से और अपने श्राप की वजह से वो लोग ऐसे बन चुके हैं। डेन कहता है कि हाँ, कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी किसी को भी चैन से मरने नहीं देता, वो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ है और तुम्हें मरने भी नहीं देगा और तुम्हें ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ेगा। पाइमोन कहती कि हम लोग इस कर्स यानी श्राप को किसी भी तरीके से हटा सकते हैं इन लोग के ऊपर से। डेन कहता है कि नहीं, हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। डेथ ही एक चीज़ है जो इन लोगों को इस श्राप से मुक्त कर सकता है, लेकिन वो भी उन लोगों से छीन ली गई है। जब हिलिचर्स को ये लगता है कि उनका अंत करीब आ चुका है तो वो हमेशा एक डार्क प्लेस या फिर एक कोने में चले जाते हैं ताकि वो लोग गुड बाय कह सके इस दुनिया को और अपनी 500 सालों की सफरिंग को। डेन कहता है कि चलो बहुत बातचीत हो गई, मुझे लग रहा है कोई आ रहा हम लोग की ओर। फिर क्या हम लोगों के पास एबिस ऑर्डर के कुछ ब्लैक सरपेंट नाइट्स आ जाते हैं जिनसे हम लोगों को लड़ना ही पड़ता है और कुछ लड़ाई करने के बाद हम लोग इन्हें फाइनली हरा भी देते हैं। डेन बताता है कि ये लोग थे दी ब्लैक सरपेंट नाइट्स और ये रॉयल गार्ड्स थे खानरिया के पहले। पाइमोन कहती है अच्छा तुम भी तो रॉयल गार्ड्स में थे? डेन कहता है कि हाँ, मैं भी इन्हीं रॉयल गार्ड्स में था, लेकिन अब ये लोग बिना किसी वजह से लड़ते हैं और ये लोग किसी के हुक्म पे अब लड़ते हैं। ये लोग पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बातचीत कर ही रहे होते लेकिन हम लोग के पीछे एक और ब्लैक सरपेंट नाइट खड़ा होता है। डेन कहता लगता है हम लोगों से एक बच गया और ये वाला बस खड़ा रहता है और हम लोग से कुछ कहता नहीं। डेन कहता है रुक जाओ, इनसे ना लड़ो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है इस वाले से। और सडनली वो ब्लैक सरपेंट नाइट वहां से गायब भी हो जाता है और डेन सोचता है कि आखिर में 500 साल भी कोई अपने दिमाग में इतनी सारी मेमोरीज कैसे रख सकता है और आखिर में ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। तो अपना ट्रैवलर पूछता है कि क्या लगता है कि वो तुम्हें पहचान गया था? डेन कहता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा कि कोई इतनी सारी डिस्ट्रक्शन, कैटेक्लिज्म और 500 सालों की सफरिंग के बावजूद भी अपने दिमाग पे काबू रखा और अपनी मेमोरीज को अपने साथ रखा है। चलो अब हम लोग को और भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ इस जगह में बहुत सारे मैकेनिज्म है और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि खानरिया को बिलोंग करती थी, लेकिन खानरिया तो 500 सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कर रही हैं? और थोड़ा बहुत और अंदर इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम लोग को और ब्लैक सरपेंट नाइट्स मिलते हैं जिन लोगों से हम लोग को लड़ना पड़ता है और हाँ, इन लोग को भी हम लोग बड़े ही आराम से तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ हरा देते हैं। और फिर हम लोग आगे चल देते हैं और हम लोग को और ब्लैक सरपेंट नाइट्स मिलते हैं, लेकिन ये वाला कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था। और हम लोग जैसे देखते हैं उन लोग को तो हम लोग को पता चलता है कि कैसे ये वाले ब्लैक सरपेंट नाइट्स अपने पीछे कुछ छुपा रहे होते हैं। और डेन कुछ बोलने वाला ही था लेकिन वो लोग हम लोग पे अटैक कर देते हैं सडनली और हम लोगों को उनसे लड़ना ही पड़ता है। इवन दो मुझे लग रहा था कि वो ब्लैक सरपेंट नाइट हम लोगों से कुछ बोलना चाह रहा था, यानी कि हम लोग से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था उसकी प्रॉब्लम, लेकिन स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन हम लोग को उनसे लड़ना ही पड़ता और बिना लड़े हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। और फिर जब हम लोग उन्हें हरा देते हैं और फिर हम लोग देखते कि आखिर में ये लोग पीछे किसे छुपा रहे, तो हम लोग देखते तो ये लोग तो हिलिचर्स हैं। पाइमोन पूछती है डेन से कि आखिर में इन हिलिचर्स के साथ चल क्या रहा है, तो डेन कहता है इन हिलिचर्स का अंत करीब आ चुका है, ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और इनका अंत अब करीब आ चुका है, इन्हें रोशनी से डर लगता है और हाँ इवन दो ये लोग मरने वाले हैं लेकिन स्टिल कर्स इन पे जो लगा है वो इन्हें स्टिल पेनफुल होगा इनकी सोल के लिए। पाइमोन पूछती है कि लेकिन ब्लैक सरपेंट नाइट्स इन लोग को क्यों गार्ड कर रहे थे, और तभी हम लोग के पीछे और भी ब्लैक सरपेंट नाइट्स आ जाते हैं और हम लोग को वो वाला बंदा भी दिखता है जो कि हम लोग से पहले कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सडनली गायब हो गया था। और उसके कहने पे ये सारे ब्लैक सरपेंट नाइट्स हम लोग से दूर होने लगते हैं। डेन उसको देख के कहता हाफ डन, क्या तुम ही हो वो? डेन कहता है कि तुम लोग यही जानना चाहते थे ना कि ये जो ब्लैक सरपेंट नाइट्स है वो हिलिचर्स को आखिर में क्यों गार्ड कर रहे थे, क्योंकि ब्लैक सरपेंट नाइट्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ ब्लैक सरपेंट नाइट्स रॉयल गार्ड्स थे खानरिया का और उन लोग का काम था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। और ये जो हिलिचर्स जिनको तुम अब लोग देख रहे हो वो भी नॉर्मल इंसान थे पहले, लेकिन अब वो हिलिचर्स बन गए हैं।
लेकिन थे तो वो खानरिया के ही। तो हाँ, रॉयल गार्ड्स बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और हाँ, जिसको हम लोगों ने अभी देखा वो था हाफटान, वो भी एक रॉयल गार्ड्स का ही मेंबर था। पाइमोन कहती क्या ये भी 500 साल पहले का है? ये अभी भी याद है कि कैसे 500 साल पहले मैं ही वो बंदा था जो इन लोगों को ऑर्डर्स दिया था कि खानरिया के लोगों को प्रोटेक्ट करना, खानरिया के ऊपर कैटेक्लिज्म होने वाला है। इवन तो 500 साल हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है अभी भी ये लोग मेरे ऑर्डर्स मान रहे हैं। चलो अब हम लोग को आगे चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब ब्लैक सरपेंट नाइट्स हम लोग के रास्ते में वापस आने वाले हैं। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने के बाद, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, थोड़े बहुत मैकेनिज्म को सॉल्व करने के बाद, पजल करने के बाद हम लोग देख सकते हैं जो सेंटर रूम था उस पूरे जगह का, उसका डोर अनलॉक हो जाता है। फिर जैसे ही हम लोग उसके अंदर जाते हैं हम लोग देखते हैं एक वाटर पूल जो कि उल्टी डायरेक्शन में है। ये भी डेन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब से इस जगह पे मैं जब से मुझे बहुत सुकून लग रहा है। मुझे लगता है कि जो मेरा श्राप मुझ पे लगा उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे ये चीज़ मेरे ऊपर जो श्राप लगा उसके इफेक्ट को कम कर रहा है। और थोड़ी बहुत हम लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि बीच में एक अजीब सा मैकेनिज्म रखा होता है जो कि लगता है कि शायद एबिस ऑर्डर का हो सकता है। डेन कहता है कि मैं भी इस डिवाइस को पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या करती है, लेकिन सडनली हम लोग को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हाफटन वापस आ चुका है। डेन कहता है कि हाफटन तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या? लेकिन हाफटन वहाँ से चला जाता है। तो डेन कहता है लगता है कि वो चाहता है कि हम लोग उसे फॉलो करें, तुम लोग चल रहे हो ना मेरे साथ। और फिर हाफटन का पीछा करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हिलीचल कैंप है। लेकिन हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एक जगह यहाँ पे आग जल रही होती है और डेन ने हम लोग को बताया था कि जब हिलीचर्स अपने अंतिम दम पे होते हैं तो उन लोगों को रोशनी से डर लगता है। तो यहाँ पे आग कौन जलाया? फिर हम लोग एक फ्लावर को देखते हैं जिसको देख के हम लोग सोचते हैं कि आखिर में एक फूल इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड क्या कर रहा है? क्या किसी ने यहाँ पे इस फूल को रख के गया ताकि हिलीचर्स को फेयरवेल दे सके, यानी कि उनकी आत्मा को शांति दे सके? सो अपना ट्रैवलर कहता है कि हाँ मैं इस फूल को जानता हूँ। डेन कहता है ये तो नेशनल फ्लावर है खानरिया का। अपना ट्रैवलर कहता है कि हाँ ये वही फूल है जो मेरी बहन अपने बालों में लगाया करती थी। पाइमोन कहती है अगर ये फ्लावर यहाँ पे यानी कि तुम्हारी बहन ही इसको यहाँ पे लाया ही होगी। और जैसे ही अपना ट्रैवलर उस फ्लावर को छूता है तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हम लोग लुमीन और एक एबिस हराल्ड की कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं, जिसमें लुमीन कहती है कि मेरा मेन गोल ये है कि मैं हेवनरी प्रिंसिपल्स को कन्फ्रंट कर सकूँ और जो मेरा होमलैंड है खानरिया उसको मैं वापस से ला सकूँ। वो एबिस हराल्ड कहता है कि हम लोग का डिवाइस रेडी है मैम, बस हम लोग आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। लुमीन पूछती कि उस डिवाइस का सक्सेस होने का क्या रेट लगता है तुम्हें? वो एबिस हराल्ड कहते हैं लगभग, वो बोलने ही वाला होता लेकिन लुमीन उसे काट देती है। वो कहती है कि अगर उसका 1% चांस भी है सक्सेसफुल होने का तो हम लोगों को उसे ट्राई। लुमीन, डेन कहता है कि तुमने कुछ देखा है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर में तुमने क्या देखा? फिर हम लोग डेन को बताते कि आखिर में हम लोगों ने क्या क्या सुना और डेन कहता है कि लोग कहते थे कि ट्विंस में कनेक्शन होता है, आज मैंने देख भी लिया। तो जितना अभी तुमने मुझे बताया मुझे लगता है कि ये लोग एक तरह का डिवाइस बनाना चाहते हैं ताकि ये लोग जो कर्स हम लोग पे लगा है गॉड्स द्वारा उसको क्लीन कर सके, यानी कि श्राप को मिटा सके इन हिलीचर्स से और सारे लोगों से जो लोग हिलीचर्स बन चुके हैं। और मेरे ख्याल से ये वही डिवाइस है जिसको हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। डेन कहता कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ट्राई कर रही कि सारे हिलीचर्स से उनका श्राप हटा के उन्हें वापस नॉर्मल बना दे और फिर वो अपने नेशन खानरिया को वापस से रिवाइव कर सके। और वैसे भी बिना लोगों के कोई नेशन नहीं कहलाता है। सो हम लोग पूछते हैं क्या लगता है कोई चांस है हम लोग का ये चीज़ करने में? डेन कहता है कि उसने बस बेवकूफ़ी की हदें पार कर दी है, मुझे नहीं लगता कि 1% चांस भी होगा ये चीज़ होने में। मैंने तुम्हें बताया था एक कर्स यानी एक श्राप को मुझसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। इसको हम लोग हटा नहीं सकते, इसको हम लोग फेंक नहीं सकते, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अगर हम लोग इसे ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा हम लोग का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो एक चीज़ तुम ध्यान से सुन लो, ये लोग जानवर बन चुके हैं, एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, इन लोग को वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता है। सो अपना ट्रैवलर डेन से कहता कि आखिर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? सो डेन कहता कि हाँ मुझे याद है, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ तुम्हारे लिए और वो तुम्हारी बहन है, तुम पक्का उसी पे ज़्यादा भरोसा करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेन कहता है तुम चाहे जो भी डिसीजन लो लेकिन मेरा डिसीजन स्ट्रेट है और मेरा रास्ता एक ही है और मैं अपने रास्ते से कहीं नहीं भटकने वाला हूँ। ट्रैवलर कहता है ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम पे पूरे तरीके से भरोसा भी नहीं करता हूँ। कहता है कि अगर 1% भी चांस है तो हम लोगों को ये चीज़ पे ट्राई ज़रूर देना चाहिए। डेन कहता है जो 3 क्वेश्चन मैंने तुमसे शुरुआत में पूछे थे जब हम लोग पहली बार मिले थे, शायद अब वो चीज़ का इफेक्ट तुमसे हट गया है और मैं तुम्हारे अंदर ग्रोथ देख सकता हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास खुद का एक नज़रिया है इस दुनिया को देखने का। डेन कहता चलो बहुत बात हो गई, एबिस हम लोग पे फिर से कभी भी अटैक कर सकता है तो अपना गार्ड ऊपर रखना, चलो अब चलते हैं।
और जैसे ही हम लोग उस मैकेनिज्म के पास जा रहे थे सेंटर ऑफ द रूम में, तभी हम लोग एक तेज रोशनी देखते हैं जहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा था कि शायद उस मैकेनिज्म का वर्किंग स्टार्ट हो गई है। और तभी हम लोग के पीछे एक एबिस हेराल्ड भी आ जाता है। डेन कहता है अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की वापस मुझे, पिछली बार तो तुम बड़े दुम दगा के भाग गए थे। वो एबिस हेराल्ड कहता है कि हम लोग की प्रिंसेस इस समय उस मैकेनिज्म को चला रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको कोई भी इंटरफियर करे। फिर क्या हम लोग की लड़ाई उस एबिस हेराल्ड से शुरू हो जाती है और थोड़ी बहुत लड़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग उसे हरा भी देते हैं। डेन कहता है कि हम लोगों के पास अब टाइम नहीं है, एबिस ऑर्डर ने उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया, हम लोग को जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने जा रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो डिवाइस एक्चुअली में एक्टिवेट हो चुका होता है। Look, the amplification device. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. I have to end. Don't do it. और हम लोग तो उस मैकेनिज्म को नहीं रोक पाते, लेकिन डेन स्लिफ का दोस्त हाफ डन उस मैकेनिज्म को रोक देता है। और तभी वहाँ पे एक एबिस लेक्टर आता है जो कि कहता है बेवकूफ वो तुमने ये क्या कर दिया। डेन कहता है कि हम लोग को तुरंत इस एबिस लेक्टर को हराना पड़ेगा ताकि वो डिवाइस को वापस से एक्टिवेट ना कर पाए। फिर क्या हम लोगों को उस एबिस लेक्टर से लड़ना पड़ता। और हाँ ये एबिस हेराल्ड से ये वाला बंदा ज़्यादा ताकतवर लग रहा था और हाँ इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोग के लिए, लेकिन स्टिल हम लोगों ने इसे एट द एंड हरा ही दिया। लेकिन हम लोग देख सकते कि एबिस लेक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन ये डिवाइस से डीएक्टिवेट हो ही नहीं रहा था। अपना ट्रैवलर कहता है कि मुझे ये चीज़ करने दो, क्लींजिंग मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। डेन स्लिफ कहता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्की और तुम ही हो जो कि एबिस से लड़ सकता है। अगर हम लोग का हाफ डन के सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट करना है तो हम लोग को यहाँ पे और टाइम नहीं देना चाहिए और जल्दी से हम लोग को जो रेज ऑफ लाइट आ रही है इन सारी पोर्टल्स से इन लोग को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये सारी पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो मैकेनिज्म आखिर में वर्क करना फाइनली बंद कर चुका है, लेकिन हाफ डन शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। डेन स्लिफ उसे चेक करता है, लेकिन जब उसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं मिलता है देखने को, वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ये होता है। Light. Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. वो कहता है कि कैप्टन डेन स्लिफ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं खानरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग का नेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना, क्योंकि आप यहाँ पे हैं अभी भी। तो डेन कहता है कि हाँ हम लोग का नेशन अभी भी है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उस सोल को फाइनली मुक्ति मिल चुकी है। और फिर डेन स्लिफ हम लोग से कहता है कि अगर तुम्हें और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना है कैज़म के अंदर तो तुम कर सकते हो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर डेन स्लिफ वहीं से गायब भी हो जाता है और यहीं पे हम लोग का डेन स्लिफ क्वेस्ट खत्म होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ अगला आर्क जो हम लोग का होने वाला है वो है द सुमेरु आर्क, जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले होगा। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।